दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बायोमंत्र के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी क्या होती है? एक जो हम किस यूनिट से मिलकर बने हुए हैं, तो एक सेल की बदौलत है जिससे हमारा निर्माण हुआ है, उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्या सजीवों के अंदर सेल पाई जाती है? क्या निर्जीवों में भी सेल पाई जाती है? तो ये सारी चर्चाएं हम करने वाले हैं आज की इस लेक्चर के अंदर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम पढ़ रहे हैं लैब असिस्टेंट, आरपीएससी, जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी के बारे में, क्योंकि यहाँ से जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे। तो बात करते हैं सेल बायोलॉजी। देखिए, सेल बायोलॉजी हम आज के टर्म में जो सेल का स्टडी किया जाता है उसको हम कहते हैं सेल बायोलॉजी, ठीक है। लेकिन जो पुराने टाइम में जो सेल का स्टडी किया जाता था उसको क्या कहते थे? तो यहाँ पर अगर अपन बात करें स्टडी के बारे में, सेल की जो स्टडी की जाती है वो दो टर्म यूज कर सकते हैं। एक टर्म होता है बेटा साइलॉजी, साइटोलॉजी, एक टर्म होता है सेल बायोलॉजी। एक टर्म साइटोलॉजी और एक टर्म होता है सेल बायोलॉजी। अब देखते हैं इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, ठीक है। समझिएगा ध्यान से, अच्छे से। साइटोलॉजी में ध्यान रखना है, सेल की जो स्ट्रक्चर है उसका स्टडी किया जाता है, मतलब सेल की स्ट्रक्चर या संरचना के बारे में अध्ययन किया जाता है। और सेल बायोलॉजी के बारे में बात करें तो इसमें जो है स्ट्रक्चर, सेल की स्ट्रक्चर एंड जो फंक्शन होते हैं, सेल के क्या क्या फंक्शंस हैं, उन सभी के बारे में स्टडी जिस ब्रांच के अंदर किया जाता है उसे हम कहते हैं सेल बायोलॉजी। इसका मतलब ये हुआ कि सेल का जो मॉडर्न अध्ययन किया जाता है, मॉडर्न स्टडी की जाती है उस सेल बायोलॉजी के अंदर, और जो ओल्ड स्टडी की जाती है उस साइटोलॉजी के अंदर की जाती है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि जो सेल है इसकी डिस्कवरी किस प्रकार हुई, इसकी जो खोज है वो किस प्रकार हुई, ठीक है। खोज के बारे में बात करते हैं तो आप सभी को पता है कि जो सेल है इसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। सबसे पहले जो सेल की खोज की गई थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी और सन 1665 के अंदर की गई थी, ठीक है। सन 1665 में सबसे पहले किसकी खोज हुई? सेल की खोज हुई, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की, लेकिन जो खोज की गई थी वो किस में की गई थी? तो ध्यान रखना है, प्लांट के जो कोर्क सेल है उसके अंदर, प्लांट के अंदर जो कोर्क सेल होती है जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के द्वारा बनती है, प्राइमरी ग्रोथ के द्वारा जो लंबाई है पादप की वो बढ़ती है ना। और कोर्क जो कोशिका है ये सेकेंडरी ग्रोथ के द्वारा बनती है। कोर्क के दो काग कह सकते हैं हम, और इसी को हम कह सकते हैं फेलियम। क्या कहेंगे बेटा? फेलियम, क्योंकि आरपीएससी के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो प्लांट सेल है, रॉबर्ट हुक ने जो सेल की डिस्कवरी की थी उसको वो किस में की थी? तो ध्यान रखना है फेलियम के अंदर, ठीक है। कोर्क या काग तो आपको ध्यान रखना ही है। इसी के साथ बात करें तो जो प्लांट सेल है जिसकी खोज इन्होंने की थी वो थी डेड सेल। कैसी थी बेटा? डेड सेल, ठीक है। डेड के साथ साथ बात करें अगर अपन, डेड सेल क्यों थी? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? सुबेरिन का जमाव हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? सुबेरिन का जमाव हो जाता है, और सुबेरिन के जमाव के कारण ही ये क्या थी? डेड सेल थी। और डेड के साथ साथ ये आपको ध्यान रखना है, जिस स्थान पर सुबेरिन का जमाव हो जाता है वो एक तो मृत हो जाती है, दूसरी एयर प्रूफ हो जाती है, एयर प्रूफ हो जाती है, और नेक्स्ट अगर अपन आपसे पूछा जाए तो वाटर प्रूफ हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? वाटर प्रूफ हो जाती है। तो ध्यान रखना है, मृत होती है, वायु रोधी होती है और जल रोधी होती है। तो तीन टर्म आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और सुबेरिन के जमाव के कारण ही यह सेल कैसी थी? मृत थी। इसीलिए कहा जाता है कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल की डिस्कवरी की थी प्लांट सेल के अंदर वो कैसी सेल थी? मृत सेल थी। एक्चुअल में बात करें अगर अपन, तो जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की थी वो इस प्रकार से उन्होंने कुछ कोष्ठक देखे, ठीक है। इस प्रकार से उन्होंने कुछ कोष्ठक देखे और इन्हीं कोष्ठकों को उन्होंने कहा कि मधुमक्खी के छत्ते के समान जो छोटे छोटे कोष्ठक होते हैं उन्हीं कोष्ठकों को इन्होंने क्या नाम दिया? सेल्यूली नाम दिया। क्या नाम दिया? सेल्यूली। क्या नाम दिया बेटा? सेल्यूली। सेल्यूली नाम दिया, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, क्या नाम दिया? सेल्यूली नाम दिया। और जो सेल शब्द है, ये जो सेल शब्द है ये कहां से आया? तो आपको मैंने आपको फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन क्लास थी उसके अंदर आपको बताया था कि यूरोप के अंदर लैंग्वेज चलती थी पहले, कौन सी? लैटिन लैंग्वेज, ठीक है। और लैटिन लैंग्वेज से धीरे धीरे डेवलप हुआ और ग्रीक लैंग्वेज चलने लगी, और ग्रीक लैंग्वेज से अभी वर्तमान में जो लैंग्वेज चलती है बेटा वो चलती है स्पेनिश। कौन सी चलती है? स्पेनिश लैंग्वेज वर्तमान के अंदर चलती है।
बात करते हैं ग्रीक वर्ड, तो हमने देख लिया था किसके अंदर कि बायोलॉजी जो टर्म है, बॉटनी जो टर्म है, जूलॉजी जो टर्म है, वो सारी की सारी ग्रीक लैंग्वेज से रिलेटेड है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर आपसे बायोलॉजी की कोई भी ब्रांच के बारे में पूछा जाए कि ये टर्म किस लैंग्वेज का है, ठीक है ना, तो ग्रीक लैंग्वेज आपको लगा देना है। अधिकतर जो टर्म है बायोलॉजी के अंदर वो ग्रीक लैंग्वेज से ली गई है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ बात करें, एक्चुअल में जो रॉबर्ट हुक हैं, इन्होंने इस मधुमक्खी के छत्ते के समान जो कोष्ठक हैं, इन कोष्ठकों में क्या देखा था, तो इन्होंने जो देखा था एक्चुअल में वो देखा था सेल ओल। इसीलिए रॉबर्ट हुक को जो है सेल ओल के जनक भी कहा जाता है। यस, अगर डिस्कवरी की बात करें कि सेल ओल की डिस्कवरी किसने की, खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है ना, तो इसका सेल ओल की जो डिस्कवरी है, इसकी जो खोज है, उसका क्रेडिट किसको जाता है, रॉबर्ट हुक को जाता है। ठीक है, इसके साथ बात करें तो जो सेल्यूला शब्द है, एक सेल्यूला शब्द है जो कि कौन सी लैंग्वेज का है, लैटिन लैंग्वेज का है बेटा। कौन सी लैंग्वेज का है, लैटिन लैंग्वेज का सेलुला शब्द है, और इसी सेलुला शब्द से बना है क्या, सेल शब्द बना है। ठीक है ना, और इसका अर्थ जो है, इसका मीनिंग जो है वो क्या होता है बेटा, इसका मीनिंग होता है सेलुला का कि एक छोटा कमरा, एक छोटा कमरा, कमरा कह सकते हो, एक कोष्ठक कह सकते हो, एक छोटा कमरा या एक कोष्ठक कह सकते हो। ठीक है ना, तो सेलुला शब्द से सेल शब्द की उत्पत्ति हुई है, जो कि लैटिन वर्ड है, जो कि कैसा वर्ड है, लैटिन वर्ड है। ठीक है ना, यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसके बाद में बात करें अगर अपन सेल के बारे में, सेल की डेफिनेशन किस प्रकार से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं, तो सजीवों में पाए जाने वाली संरचनात्मक, क्रियात्मक व आधारभूत इकाई होती है जिसमें स्वतः जनन की क्षमता पाई जाती है, जिसमें स्वतः जनन की क्षमता पाई जाती है। राइट, ठीक है ना, ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि सजीवों की संरचनात्मक, क्रियात्मक और आधारभूत इकाई होती है सेल, और ये जो है स्वतः जनन की क्षमता इसमें पाई जाती है। इसीलिए ये जो है अपनी वृद्धि करती रहती है, इसमें डिवीजन होते रहते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस प्रकार से सेल का डिवीजन होता रहता है। ठीक है ना, अगर बात करें हमारी बॉडी की, तो बॉडी का जो फॉर्मेशन है, जो निर्माण है, वो किस प्रकार से हुआ है, आगे और भी बातें करेंगे। यहाँ पर देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि डेड सेल जो है प्लांट के अंदर, वो किसने डिस्कवरी की थी, डेड सेल की खोज किसने की थी प्लांट के अंदर। अगर यहीं पर आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाए कि जो पादप के अंदर, ये तो डेड सेल थी, लेकिन पादप के अंदर जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, जीवित कोशिका की खोज, पादप के अंदर जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो आपको नाम ध्यान रखना है एक वैज्ञानिक का, और उनका नाम है मेलपीडी व ग्रीव। ठीक है बेटा, मेलपीडी और ग्रीव ने जो है पादप जीवित कोशिका की खोज की थी। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो जाता है कि सर जीवित कोशिका की खोज तो किसने की थी, लीवेनहॉक ने की थी, एंटोनी और लीवेनहॉक ने की थी सन 1674 के अंदर। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको दूर करना है कंफ्यूजन, यहाँ पर मैंने लगाया है पादप, जबकि लीवेनहॉक ने जो कोशिका की खोज की थी वो जंतु कोशिका थी। कौन सी कोशिका थी, जंतु कोशिका थी। समझ में आ गई बात आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। ठीक है, आप इसको जो है बारी बारी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से अपने नोट्स को मेंटेन कीजिए। देखिए, बात करते हैं जंतु जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। जंतु जीवित कोशिका की खोज, जंतुओं के अंदर जीवित कोशिका की खोज किसने की थी बेटा, ये की थी आपके लीवेनहॉक ने, एंटोनी और लीवेनहॉक। किसने की थी, लीवेनहॉक। कब, 1674 में। ठीक है, 1674 में एंटोनी और लीवेनहॉक ने जंतुओं की जीवित कोशिका की खोज की थी, और ये की थी किसमें, तालाब के गंदे जल में, तालाब के गंदे जल में, तालाब के गंदे जल में। या आपसे पूछ लिया जाए, तालाब का गंदा जल नहीं दिया जाए और आपको दिया जाए कि दांत के मेल में, दांत के मेल में, और दांत के मेल को कहा जाता है प्लाक। क्या कहा जाता है बेटा, प्लाक कहा जाता है।
ठीक है, तो ये वर्ड भी ध्यान रखना है आपको। दांत के मेल को क्या कहा जाता है? प्लाक कहा जाता है। और इसी में ही जो है इन्होंने क्या की थी? जीवित जंतु कोशिका की खोज की थी। और सेल्यूलरी नाम से आगे जो है, और इस सेल्यूलरी नाम से मतलब जो इन्होंने खोज की थी वो एक प्रकार का यू बैक्टीरिया था। कैसा था बैक्टीरिया? यू बैक्टीरिया था, जिससे आगे चलकर क्या बना? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का ये एक सदस्य है यू बैक्टीरिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है जीवित जंतु कोशिका की क्या हुई? खोज हुई। और किसने की? लीवेनहॉक ने की। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन। पूछा जाए आपसे कि फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी किसे कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी किसे कहते हैं, थियोफ्रेस्टस की कौन सी बुक थी, वो तो हमने बात कर ही ली थी, ठीक है ना। और यहाँ पर आपसे अगर पूछा जाए कि जो रॉबर्ट हुक है इनकी बुक कौन सी थी, ठीक है ना, इन सभी बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी, या आपसे पूछ लिया जाए सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी या फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहते हैं, तो नाम ध्यान रखना है रॉबर्ट हुक। क्या नाम ध्यान रखना है बेटा? रॉबर्ट हुक, ठीक है ना। नेक्स्ट इसके बाद में आपसे फिर वापस से पूछा जाए कि फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी या फिर सेल बायोलॉजी, ठीक है ना। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी किसे कहा जाता है? तो ए.के. शर्मा, नाम ध्यान रखना है ए.के. शर्मा। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी किसे कहा जाता है? तो सी.पी. स्वानसन आपको नाम ध्यान रखना है। क्या नाम है बेटा? सी.पी. स्वानसन, सी.पी. स्वानसन आपको नाम ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के साथ हम आगे चर्चा करें और कि जो फादर ऑफ माइक्रोस्कोप, फादर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो फादर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसको कहा जाता है? मतलब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी बेटा? रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फादर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फादर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पूछा जाए तो आपको नाम ध्यान रखना है वैज्ञानिक का नोल वरस्का, ठीक है ना। अब रॉबर्ट हुक की जो बुक थी उसका नाम क्या था? रॉबर्ट हुक की जो बुक है, बुक का नाम भी आपको ध्यान रखना है माइक्रोग्राफिया। क्या नाम था? माइक्रोग्राफिया, ठीक है ना। अब हमने बात की थी किसके बारे में? जीवित जंतु कोशिका के बारे में। या अगर आपसे थोड़ा सा और पूछ लिया जाए कि जो लीवेनहॉक की जो बुक है, इन्होंने जो सेल की डिस्कवरी की थी, जीवित सेल की जंतुओं के अंदर, ठीक है ना, उसको एनिमल क्यूले नाम दिया था। क्या नाम दिया था? एनिमल क्यूले, ठीक है ना। तो इनकी जो बुक है वो है द सीक्रेट ऑफ नेचर। कौन सी बुक का नाम क्या है? द सीक्रेट ऑफ द नेचर, द सीक्रेट ऑफ द नेचर, ठीक है ना। द सीक्रेट ऑफ द नेचर या द सीक्रेट ऑफ नेचर जो है इनकी बुक का नाम है। इनकी बुक का नाम ध्यान रखना है आपको, द सीक्रेट नेचर, ठीक है ना। और जो रॉबर्ट हुक की बुक है इनका नाम क्या है? माइक्रोग्राफिया। तो सेल के बारे में जो स्टडी मिलती है या सेल के बारे में जितने भी हमें अध्ययन करना होता है वो माइक्रोग्राफिया के अंदर पूरा का पूरा लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसके बारे में ये अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट टिश्यू जो टर्म है ये किसने दिया था, तो नाम ध्यान रखना है प्लांट टिश्यू टर्म का जो दिया था वो दिया था एन ग्रीव ने। किसने दिया था बेटा? एन ग्रीव ने। अगर यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि एनिमल टिश्यू जो टर्म है ये किसने दिया था, तो एनिमल टिश्यू जो टर्म है ये दिया था बाइकार्ट ने। किसने दिया था? बाइकार्ट ने, बाइकार्ट। ये दोनों बातें भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। इसी के साथ अगर अपन बात करें कि जो लीवेनहॉक है इन्होंने और कौन कौन सी सेल्स को देखा था, तो वो भी बातें आपको ध्यान रखनी है। लीवेनहॉक ने कौन कौन सी सेल्स को देखा था, ठीक है। तो इन्होंने जो है आरबीसी को देखा था, इन्होंने जो है शुक्राणु को देखा था,
इन्होंने जो है बैक्टीरिया की खोज इन्होंने की थी, बैक्टीरिया है ना, और प्रोटोजोआ की खोज भी क्या की थी, इन्होंने की थी। मतलब इन्होंने देखा था सर्वप्रथम इन सभी को। और किस में देखा था, तालाब के गंदे जल में, और जो मैल होता है हमारे दांत के ऊपर, तो उसमें इन्होंने इन सभी बैक्टीरियाज को देखा था। और नाम शब्द जो है क्या दिया था इन्होंने, लेवेनहॉक ने जो नई जीवित सेल जंतु सेल खोजी थी, उसका नाम क्या जाता है, एनिमल क्यूले। ठीक है ना, ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ आगे बढ़े अगर अपन, तो कुछ टर्म और देख लेते हैं। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट लेते लेना और अपना जो है नोट्स मेंटेन कर लेना। ठीक है, सेल बायोलॉजी पूरा मैं कंप्लीट कराऊंगा आपको इस चैनल पर, तो आप बिल्कुल जुड़े रहिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, एक एक चीज को समझिएगा। कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, इसके बाद में बात करते हैं कि सबसे छोटी सेल कौन सी है। सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका की बात करें अगर अपन, तो सबसे छोटी कोशिका जो है इसको कहा जाता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा को सबसे छोटी कोशिका कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर माइकोप्लाज्मा की जो साइज होती है वो होती है 0.3 माइक्रोमीटर। 0.3 माइक्रोमीटर ये इसकी साइज होती है। लेकिन इसकी दो सदस्य हैं। अब सदस्य से अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए तो सदस्य से ध्यान रखना है। एक सदस्य है इसका माइकोप्लाज्मा लेडले बाई, क्या नाम है, लेडले बाई, माइकोप्लाज्मा लेडले बाई आपको ध्यान रखना है। और एक सदस्य का नाम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, गैलीसेप्टिकम। ठीक है ना, तो ये दोनों सदस्य भी आपको ध्यान रखने हैं। और माइकोप्लाज्मा का एक और सदस्य होता है जिसको हम कहते हैं पीपीएलओ, पीपीएलओ, जिसकी साइज होती है 0.1 माइक्रोमीटर, इतनी साइज इसकी होती है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, वैसे तो माइकोप्लाज्मा है, लेकिन माइकोप्लाज्मा ना दिया जाए और पीपीएलओ दे दिया जाए, तो फिर सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, ये है पीपीएलओ है। ठीक है ना, अगर पीपीएलओ का पूरा नाम पूछा जाए तो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, मतलब प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, मतलब माइकोप्लाज्मा जो है कौन से जीव है, ये एक प्रकार के प्रोकैरियोटिक जीव है। ठीक है ना, तो प्रोकैरियोटिक जीव है, तो ये ध्यान रखना है आपको, जीवाणुओं के समान होता है ये भी। तो इसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका के बारे में पूछा जाए तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसका वेट होता है कितना, 1000 से 1300 ग्राम। शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है, वेट कितना होता है, 1000 से 1300 ग्राम, ये इसका वेट होता है। तो ऑस्ट्रिच ऑफ एग जो है सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो सबसे लंबी कोशिका आपसे पूछी जाए तो तंत्रिका कोशिका, क्या नाम है, तंत्रिका कोशिका है। ठीक है, तंत्रिका कोशिका है। ये तो किसके अंदर हो गई, जीव जंतुओं के अंदर होगी। अगर आपसे पादपों के अंदर पूछा जाए कि पादप में सबसे लंबी कोशिका, पादपों में सबसे लंबी कोशिका, तो रेमी तंतु, रेमिस फाइबर जिसको हम कहते हैं, रेमी तंतु, ये सबसे लंबे तंतु हैं किसके अंदर, पादपों के अंदर। तंत्रिका कोशिका की बात करें तो इसको हम कहते हैं न्यूरॉन, न्यूरॉन्स भी कहते हैं। और न्यूरॉन्स जो है इसके अंदर पुनरुद्भवन की जो क्षमता होती है, रीजनरेशन की जो क्षमता होती है वो नहीं होती है। पुनरुद्भवन की क्षमता, अगर मान लो तंत्रिका कोशिका के अंदर कोई भी टिश्यू या ऊतक या सेल डैमेज हो जाए, मर जाए, खत्म हो जाए, तो दोबारा वो जो टिश्यू या ऊतक है या सेल है वो दोबारा से क्या नहीं होंगे, जनरेट नहीं होंगे, या उनका विभाजन नहीं होगा, डिवीजन नहीं होगा, मतलब वो सही नहीं होगा। एक बार अगर खराब हो गया तो फिर वो खत्म है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है। देखिए सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर इसका जो है व्यास होता है। सदस्य लेडले बाई गैलीसेप्टिकम ध्यान रखना है। इसका एक और सदस्य है जिसको पीपीएलओ कहते हैं, ये माइकोप्लाज्मा से भी छोटा होता है, 0.1 माइक्रोमीटर इसका व्यास होता है।
प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इसको हम कहते हैं। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, ठीक है। और सबसे लंबी कोशिका जंतुओं के अंदर तंत्रिका कोशिका है। न्यूरॉन जिसको हम कहते हैं पुनरुत्गम की क्षमता नहीं होती है। पादपों में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? रेमी तंतु है, रेमिस फाइबर्स है, ठीक है। इसी के साथ अगर हम बात करें कि मानव के अंदर सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो मानव के अंदर सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु। मानव के अंदर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो है अंडाणु, ठीक है ना। ये दोनों बातें भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्रक रहित कोशिकांग कौन कौन से हैं, ऐसे कोशिकांग जिनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो उनकी भी बात कर लेते हैं अपन। केंद्रक रहित कोशिकांग कौन कौन से हैं? देखो, केंद्रक रहित कोशिकांग होते हैं आरबीसी और चालनी नलिकाएं। जो सीव जो ट्यूब होती है, ट्यूबुल्स होती है, उनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। मतलब कहने का यह है कि न्यूक्लियस एब्सेंट किस किस के अंदर होता है? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है अपने किसके अंदर होता है? एक तो आरबीसी के अंदर होता है, ठीक है ना। और चालनी जो नलिकाएं होती है, सीव ट्यूब्स होती है, चालनी नलिकाएं, इनके अंदर क्या नहीं पाया जाता है? न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ठीक है। लेकिन इसका अपवाद है। अपवाद क्या है कि ऊंट और लामा, ऊंट व लामा की जो आरबीसी होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि न्यूक्लियस एब्सेंट किस किस के अंदर होता है? आरबीसी में और चालनी नलिकाएं में। लेकिन अपवाद कौन है? ऊंट और लामा की जो आरबीसी होती है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। इसी के साथ आगे बात करें अगर अपन आपसे कि जो सेल थ्योरी है, सेल थ्योरी की बात आती है कि सेल थ्योरी की डिस्कवरी या सेल थ्योरी किसने दी थी, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं कि पादप श्वसन में, इसका आंसर आपको देना है, पादप श्वसन में कौन सी गैस लेता है? पादप श्वसन में कौन सी गैस ग्रहण करता है या लेता है? आपके पास में ऑप्शन है ऑक्सीजन, और दूसरा है CO2, तीसरा है नाइट्रोजन, चौथा है हाइड्रोजन, ठीक है ना। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं कि पादप श्वसन में कौन सी गैस लेता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, आपको कंफ्यूज होगा, आप सभी लगाएंगे कौन सा? CO2। देखना मेरे से कमेंट में पूरा CO2 भर जाएगा, लेकिन मैं आपको यहां पर एक बात बता दूं कि CO2 इसका आंसर नहीं है। पादप जब फोटोसिंथेसिस करता है, पादप जब फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 को ग्रहण करता है। ये बात ध्यान रखना, नोट लगा के लिख लो कि पादप जब फोटोसिंथेसिस करता है तब कौन सी गैस ग्रहण करता है? CO2 ग्रहण करता है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, बस CO2 मत लगाना क्योंकि ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। इसके अलावा आपको दिमाग लगाना है और बताना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से, ठीक है ना। तो चलिए, इसका आंसर आप कमेंट में लो, आपका नाम अगली वीडियो में दिया जाएगा। बात करते हैं सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी मतलब कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत की बात करेंगे, और कोशिका सिद्धांत के बारे में देखिए क्या क्या बातें हैं इस सिद्धांत के अंदर, कौन कौन से वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिया और क्या क्या बातें इसके अंदर बताई गई है, उन सभी की चर्चा करेंगे। देखिए, 2 वैज्ञानिक हैं, एक का नाम है मैथियास स्लाइडेन, और दूसरे वैज्ञानिक का नाम है थियोडोर स्वान, ठीक है। अब देखो, स्वान मतलब संस्कृत हमने पढ़ी है, संस्कृत में स्वान कहते हैं कुत्ते को, ठीक है ना। तो कुत्ता एक प्रकार का एनिमल है, और बात करें अगर यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि स्वान मतलब एनिमल, कुत्ता है, तो एनिमल मतलब जंतु के बारे में किसने बताया? थियोडोर स्वान। जंतु से संबंधित कौन था सेल थ्योरी के अंदर? थियोडोर स्वान। और पादप से संबंधित कौन था? तो मैथियास स्लाइडेन, ठीक है ना, मैथियास स्लाइडेन। बात करें यहाँ पर कि जो स्लाइडेन है ये कहाँ के थे? तो ये जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। और जो थियोडोर स्वान है ये कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। कहाँ के थे बेटा? ब्रिटेन के। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैथियास स्लाइडेन कहाँ के हैं और थियोडोर स्वान कहाँ के हैं।
ठीक है। बात करें कि जो सेल थ्योरी है ये कब दी थी, तो 1838 और 39 में इसको डिस्कवर किया गया था, इस सिद्धांत को दिया गया था। 1838 और 39 में इसको दिया गया था, इस सिद्धांत को। इस सिद्धांत में बताया गया था कि जो सजीव होते हैं, सजीवों का जो शरीर होता है, सजीवों का जो शरीर होता है वो किससे बनता है, सेल से बनता है। किससे बनता है, सेल से बनता है, ठीक है ना। और जो सेल होती है मतलब कोशिकाएं होती है, उनका निर्माण कैसे होता है, तो उनका निर्माण जो है पूर्ववर्ती सेल के डिवीजन मतलब सेल के डिवीजन सेल का निर्माण पूर्ववर्ती सेल के डिवीजन से होता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, पूर्ववर्ती जो सेल्स होती है उनके डिवीजन से होता है। जैसे मान लो कोई एक सेल है, अब वो डिवाइड होगी और 2 सेल में बढ़ जाएगी, तो इस प्रकार से नए सेल का निर्माण होता है। तो ध्यान रखना है, नई सेल का जो निर्माण है वो कैसे होता है, पूर्ववर्ती सेल के विभाजन से। लेकिन इस चीज को जो है ये समझा नहीं पाए थे। क्या नहीं पाए थे कि वाकई में कि नए सेल का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है। इस चीज को समझाया था। इसमें और भी बातें बताई गई थी सेल थ्योरी के अंदर कि सजीवों का शरीर किससे मिलकर बना हुआ होता है, कोशिकाओं से। और सभी कोशिकाएं मतलब मानव शरीर के अंदर या किसी भी जीव के अंदर जो कोशिका पाई जाती है, उस कोशिका के अंदर सारी जैविक प्रक्रियाएं होती है। उस सेल के अंदर सभी प्रकार की कोशिकाएं पाए जाते हैं, जैसे कि कोशिका द्रव्य, न्यूक्लियस जो केंद्रिका है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। और भी सारे कोशिकांग जितने भी एक कोशिका के अंदर होते हैं, एआर हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, ठीक है। तो ये सारे कोशिकाएं किसके अंदर पाए जाते हैं, सेल के अंदर पाए जाते हैं। मतलब एक कोशिका सभी कार्य को कर सकती है। तो हम यहाँ पर सेल की अगर बात करें कि जो जीव हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं सेल की संख्या के आधार पर, वो भी बात करेंगे। वो 3 प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय, द्विकोशिकीय और बहुकोशिकीय, ठीक है ना। पहले हम यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, कि सेल के अंदर सभी प्रकार की उपापचय क्रियाएं होती है। सेल के अंदर क्या होती है, उपापचय क्रियाएं होती है, उपापचय क्रियाएं होती है। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब ये क्या देखो, इसमें अपने को ज्यादा डिटेल तो लेनी नहीं है भाई, ये बताना है कि सेल थ्योरी के अंदर क्या क्या बताया गया था। तो यहाँ पर आपको ये कुछ बातें ध्यान रखनी है कि सेल थ्योरी के अंदर ये बताया गया था कि सभी जीव किससे मिलकर बना होता है, सेल और उनके उत्पादों से मिलकर बने हुए होते हैं। और नई सेल पुराने सेल के विभाजन से बनती है। और सभी जो कोशिकाएं होती है उनका रासायनिक संगठन और उपापचय की दृष्टि से क्या होती है, समान होती है। रासायनिक संगठन और उपापचय की दृष्टि से क्या होती है, सभी सेल समान होती है। नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं या पुरानी जो कोशिकाएं होती है उनके डिवीजन से होता है ना। तो आगे अगर अपन चले कि जो सेल है, नई सेल पूर्ववर्ती सेल के डिवीजन से बनती है, तो इसको कौन नहीं समझा पाए, ये सेल थ्योरी नहीं समझा पाए। तो फिर कौन आया भाई इसको समझाने के लिए, तो इसको समझाने के लिए एक सिद्धांत दिया गया था और उस सिद्धांत का नाम है सेल लीनियस थ्योरी। सेल लीनियस थ्योरी या आधुनिक कोशिका सिद्धांत के नाम से भी इसको हम जानते हैं, आधुनिक कोशिका सिद्धांत या सेल लीनियस थ्योरी। अब ये किसने दी भाई, सेल लीनियस थ्योरी जो है किसने दी है, तो नाम ध्यान रखना है आपको, रुडोल्फ विर्चो। क्या नाम ध्यान रखना है, रुडोल्फ विर्चो। इसमें कभी कभार क्या होता है, कुछ वैज्ञानिक जो है नगेली को भी मानते हैं। रुडोल्फ विर्चो और नगेली को जो है इसमें शामिल किया जाता है, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है रुडोल्फ विर्चो, ठीक है ना। आधुनिक कोशिका सिद्धांत के जनक कौन है, रुडोल्फ विर्चो। और इसमें क्या बताया गया था कि वाकई में जो नई सेल होती है उनका निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है, ठीक है ना। तो इनका एक कथन है जो कि बहुत सी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। जो रुडोल्फ विर्चो है, इन्होंने एक कथन दिया था इसको समझाने के लिए कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये कथन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको। इसका मतलब क्या होता है कि पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से पूर्व अर्थात न्यू सेल्स
का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है। ठीक है, तो न्यू सेल्स या नई कोशिकाएं जो हैं उनका निर्माण किससे होता है? पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है। ऑमनी सेलुलर, ई सेलुलर, आरपीसी के अंदर, लेब असिस्टेंट के अंदर बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रुडोल्फ विर्चो का कथन क्या था। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ अगर अपन आगे चले तो आपसे पूछा जाएगा कि सेल थ्योरी को ऐसा कौन सा जीव है जो नहीं मानता है, मतलब इस सेल थ्योरी की पालना नहीं करता है। ठीक है ना, तो उसके बारे में बात करें, या हम उसको कह सकते हैं कि सेल थ्योरी का अपवाद कौन सा है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सेल थ्योरी का अपवाद कौन सा है। तो अपवाद के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि सेल थ्योरी का अपवाद कौन सा है, सेल थ्योरी का अपवाद होता है वायरस। क्या नाम है बेटा? वायरस। क्यों होता है भाई? पहली चीज तो इसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए आरएनए में दोनों में से क्या होता है? एक ही होता है। न्यूक्लिक एसिड जो होता है डीएनए और आरएनए, तो डीएनए और आरएनए दोनों में से क्या होता है? दोनों में से एक ही होता है। ठीक है ना, और दूसरी चीज की जो वायरस है ये एक कोशिकीय है, मतलब एक कोशिका के द्वारा सभी कार्य जो शरीर के अंदर होते हैं वो सभी किए जाते हैं। बात करें यहाँ पर, इसके अंदर स्वतंत्र विभाजन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? स्वतंत्र विभाजन नहीं होता है। इसके अंदर क्या नहीं होता है? स्वतंत्र विभाजन नहीं होता है। ठीक है, और इसके अंदर जो है कोशिकीय अवयव, जो कोशिका द्रव्य है, केंद्रक हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर क्या होती है? एब्सेंट होती है। मतलब कोशिकीय जो अवयव होते हैं, कोशिकीय अवयव वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा कुछ वैज्ञानिक वायरस को तो मानते ही हैं सेल थ्योरी का अपवाद, लेकिन कुछ जीव ऐसे और भी हैं जिनको सेल थ्योरी का जो अपवाद माना जाता है। देखिए कौन कौन से हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर अपन कि जो वायरॉन है ये एक्स्ट्रा में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर ये ना दे और ये दे दे तो क्या होगा? तो आरबीसी है, वायरोइड है और कुछ प्रोकैरियोट्स है, प्रियोन है और लसीकाणु है और आरबीसी हो गया ना, आरबीसी, वायरोइड, प्रियोन, लसीकाणु, और इसके बाद में कुछ प्रोकैरियोट्स भी आ जाते हैं। प्रोकैरियोट्स भी किसके अपवाद है? सेल थ्योरी के अपवाद है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो बैक्टीरिया है वो भी सेल थ्योरी के अपवाद में कुछ वैज्ञानिक मानते हैं। ठीक है ना, उसके बाद में जो बीजी है, ब्लू ग्रीन एल्गी, उसको भी सेल थ्योरी के अपवाद में माना जाता है। उसके बाद में जो माइकोप्लाज्मा है उसको भी सेल थ्योरी के अपवाद में माना जाता है, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, उसके बाद में फाइकोमाइसिटीज है, कुछ सवाल है, फाइकोमाइसिटीज है ना, फाइकोमाइसिटीज है। उसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए तो जेंथोफाइट्स है, जेंथोफाइट जो जीव है, जो पादप है, वो भी इसके अपवाद है। उसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए तो जो प्रोटिस्टा जगत है, प्रोटिस्टा जगत के भी कुछ सदस्य क्या है? इसके अपवाद माने जाते हैं। तो देखो, वायरस के अलावा वायरस के अंदर न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए दोनों में से एक होता है, स्वतंत्र विभाजन नहीं होता है, और कोशिकीय जो अवयव होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है ना, और सारी चीजें जो है नहीं होती है। और एक बात और ध्यान रखना है कि जो वायरस है इसको सजीव व निर्जीव की योजक कड़ी कहा जाता है। सजीव व निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी किसको कहा जाता है? तो वायरस को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए ये कुछ समय, या हम ऐसे कहते हैं, अगर किसी भी जीव के अंदर रहता है तो ये सजीव की तरह व्यवहार करता है, और ये अगर किसी भी जीव में ना रहकर बाहर रहता है, ऐसे ही पड़ा रहता है, तो निर्जीव की तरह व्यवहार करता है। इसीलिए वायरस को सजीवों का और निर्जीवों का बीच का योजक कड़ी कहा जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर ये सारी बात ध्यान रखनी है। वायरोन, आरबीसी, वायरोइड, प्रियोन, लसीकाणु, प्रोकैरियोट्स, कुछ प्रोकैरियोट्स है जैसे बैक्टीरिया, बीजीए, माइकोप्लाज्मा। ठीक है ना, उसके बाद में फाइकोमाइसिटी, जेंथोफाइट्स और प्रोटिस्टा की कुछ सदस्य जो हैं जिसके अपवाद माने जाते हैं। ये अपनी सेल थ्योरी है ना। और इसी के बाद में अगर आपसे पूछा जाए कोशिका की संख्या के आधार पर बात कर लेते हैं अपन। कोशिका की संख्या के आधार पर जो जीव है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो अगर
आपसे पूछा जाए, देखिए एक तो होता है एक कोशिकीय, कोशिका की संख्या के आधार पर बात कर रहे हैं। एक कोशिकीय मतलब यूनिसेलुलर, ठीक है। एक कोशिकीय जीव कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना है आपको, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, ठीक है ना। तो ये सारे जो है जीव एक कोशिकीय जीव हैं, इनके अंदर एक ही कोशिका के द्वारा सारी की सारी जो है क्रियाएं होती है, जैविक क्रियाएं होती है, इसको हम कहते हैं एक कोशिकीय। दूसरा है बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय मतलब मल्टीसेलुलर, और मल्टीसेलुलर के अंदर सभी उच्च पादप व जंतु आते हैं। सभी उच्च पादप व जंतु किसके अंदर आते हैं, बहुकोशिकीय के अंदर आते हैं। एक और है इसका टाइप जिसको हम कहते हैं अकोशिकीय। अकोशिकीय मतलब असेलुलर, असेलुलर, और असेलुलर मतलब ऐसे जीव जिनके अंदर कोशिकाएं नहीं पाई जाती है, एक भी कोशिका नहीं पाई जाती है। और इसमें ही आता है हमारा वायरस, ठीक है ना। जो वायरस है ये अकोशिकीय जीवों में आता है, असेलुलर जीवों में आता है। देखिए एक कोशिकीय मतलब इनके अंदर एक ही कोशिका होती है, और मल्टीसेलुलर मतलब बहुकोशिकीय जिनके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती है, ठीक है ना। इसके बाद में हम आगे प्लांट सेल, एनिमल सेल के बारे में बात करेंगे, दोनों को डिफरेंस किस प्रकार से कर सकते हैं, और फिर प्रोक्यूरेटिक यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। और फिर उसके बाद में कोशिकांग जो है, प्रोटोप्लाज्म जो है उसके अंदर कौन कौन सी कोशिका द्रव्य के अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना है, बाकी फिर से मिलते हैं अपन नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए।